हेलो, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम स्फेयर में मेरे साथ और आज की करंट अफेयर की क्लास में भी। तो दोस्त, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को न्यूज और उसके बाद आपके एमसीक्यू और उसके बाद लास्ट में आपका स्टैटिक जीके भी बहुत ही बढ़िया स्टेट वाइज जो है वो हम कवर कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा। जो भी लोग एक बार नए हैं वो सब्सक्राइब करते हुए चलना मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 16वें ब्रिक्स समिट में कितने नए पार्टनर देशों को जोड़ा गया। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ब्रिक्स समिट हुई कहाँ पर? रूस के कजान में। कहाँ पर हुई है ये? रूस में हुई। और रूस के एक कजान शहर में ये कंप्लीट हो गई, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रूस ने, यानी कि पुतिन ने। यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली और इसमें एक चीज ये भी थी कि इसमें कुछ पार्टनर देशों को भी शामिल किया गया और उनकी संख्या है 13, है ना। कितनी? 13। 13 पार्टनर देशों को यहाँ पर शामिल किया गया है और जिसमें पाकिस्तान ने भी आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं शामिल किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13। सही जवाब क्या हो जाएगा? 13। ब्रिक्स में अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में कितने देश थे? तो स्टार्टिंग में सिर्फ देश थे रसिया, इंडिया, चाइना, है ना। कितने थे? रसिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद इसमें शामिल होता है ब्राजील और ये हो जाता है ब्रिक, है ना। क्या हो जाता है? ब्रिक हो जाता है। और लास्ट में इसमें शामिल होता है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स हो जाता है। अब लेकिन इसमें लगातार देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम इसको अब क्या बोलते हैं? हम इसको अब बोलते हैं ब्रिक्स प्लस, है ना। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स प्लस बोलते हैं। और ब्रिक्स का एक पूरा पर्टिकुलर समिट का अलग से वीडियो मैंने किया था, उसमें आपके लगभग लगभग जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको कवर किया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कितने देशों को शामिल किया गया। तो 13 देशों को यहाँ पर पार्टनर देश के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं: अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान और उसके बाद आपके सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट यानी कि मिस्र और इथियोपिया, ये सारे इसमें शामिल हैं, है ना। तो इनको सबको अब मिलाकर ब्रिक्स का नाम क्या हो गया दोस्त? ब्रिक्स का नाम हो गया ब्रिक्स प्लस, है ना। क्या नाम हो गया? ब्रिक्स प्लस इसका नाम हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 13 देश हैं जिनको यहाँ पर मौका मिला ब्रिक्स में पार्टनर देश बनने का। इन 13 का नाम आप याद कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से देश पार्टनर देश हैं, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि नहीं है और फिर आपको कोड दे देगा और एक दो, दो और तीन, तीन और चार कर लेगा और आप उसी में एक दो तीन हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, इन देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। वर्तमान में देखिए ये क्या है? पार्टनर देश। अगर सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं 9। कितने हैं दोस्त? 9 जो देश हैं वो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। अगर आप देखें तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इनको मिलाकर जब ये ब्रिक बना था तो एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जिम ओ नील। जिम ओ नील ने एक शब्द बनाया था जिसका नाम था ब्रिक। इन्होंने ये शब्द बना कर दिया था। और ये क्या है? ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। तो पाकिस्तान को शायद इसीलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है ना। तो चलिए ये आपका क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सिम्बेक्स जो है, यानी कि सिम्बेक्स, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं तो ये सिंपल सा क्या हो जाता है? सिंगापुर। ठीक है, किसका? सिंगापुर और इंडिया की एक्सरसाइज, है ना। सिंगापुर और इंडिया की एक्सरसाइज। तो इनकी पूछा गया आपसे कि ये एक्सरसाइज कब से कब तक आयोजित की जा रही है। तो दोस्त इसका सही जवाब दीजिएगा कि सिम्बेक्स को, जो इसका 31वां संस्करण है, इसको कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसको दोस्त आयोजित किया जा रहा है आपका 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। कब से?
23 से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? तो ये आयोजित किया जा रहा है विशाखापत्तनम में। कहां पर? विशाखापत्तनम में इसको हम आयोजित कर रहे हैं। अगर आप बात करें ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। कब स्टार्ट हुआ था दोस्त? 1994 में हुआ था। और हम तब इसको बोलते थे एक्सरसाइज लायन किंग। क्या बोलते थे? एक्सरसाइज लायन किंग इसको हम बोलते थे जब ये प्रारंभ हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सिम्बेक्स कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया गया। और सिम्बेक्स 2024 जो है ये दोस्त विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। आप अगर एडिशन की बात करें, संस्करण की बात करें, तो 31वां संस्करण है। इसको आप याद कर लीजिएगा। मेजर अगर आप और डीप में जाएंगे तो ये 2 चरणों में होने वाला है। 23 से 25 अक्टूबर तक किसमें होगा? ये बंदरगाह चरण होगा। और 25 से 29 तक ये क्या होगा? समुद्री चरण होगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो आपसे डिस्कस हो चुका है। चलो दोस्त आगे चलेंगे। आगे पूछा गया है आपसे कि 80 वर्ष और उससे अधिक के लोगों के लिए केंद्र ने क्या किया है? एक अनुकंपा घोषित की है जिनको पेंशन मिलती है। और तो ये कितने परसेंट की गई है? 90 से 95 के लिए। क्योंकि इसमें क्या किया गया? 80 वर्ष से अधिक और 100 वर्ष से अधिक के लोगों के बीच में कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो इसमें पूछा गया कि जो 90 से 95 के बीच में लोग आते हैं उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? तो दोस्त यहाँ पर उनके पेंशन में 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी? 40% की बढ़ोतरी यहाँ पर की जाने वाली है। अगर आप देखेंगे ये स्लैब जो है, तो जो 80 से 85 वर्ष के हैं उनकी मूल पेंशन में 20% का इजाफा होगा। फिर इसके बाद 5-5 साल बढ़ता जाएगा। तो जो 85 से 90 है उनका 30%, फिर 90 से 95 का 40%। तो यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद जैसे कोई 100 वर्ष से अधिक का आयु का है, तो जो 100 वर्ष से ज्यादा के हैं उनको 100% मिलेगा इजाफा। किसमें? उनकी मूल पेंशन में, है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे पूछा गया है आपसे कि एस्चेरिचिया कोली, ठीक है, क्या है? एक कोली वायरस है। आप लोगों ने न्यूज पे देखा होगा, सुना होगा कि कोली वायरस क्या है। ये जैसे आप कच्ची सब्जी खाते हैं, कच्चा मीट खाते हैं, या फिर अधपका मीट खा लेते हैं, अधपका भोजन करते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारे आंतों में डेवलप होता है। और हाल ही में क्या हुआ था, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अमेरिका में आप लोगों ने मैकडी सुना होगा। मैकडी का जो आउटलेट है वहां पर कुछ लोगों ने बर्गर खाया और उसमें ई कोली, ठीक है, क्या है? ई कोली बैक्टीरिया के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु हो जाने की वजह से ये न्यूज में है। और इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी है। तो दूषित भोजन और जल, इन वो चीजों की वजह से क्या होता है? इन चीजों की वजह से अगर आप जैसे अधपका मीट खा रहे हैं, अधपका भोजन कर रहे हैं, या फिर कच्चे दूध का सेवन कभी कभी करने से, तो इन सब चीजों से क्या होता है? ई कोली बैक्टीरिया जो है वो आदमी के, व्यक्ति के आंत में डेवलप होता है। और उसके बाद क्या होता है? ये अगर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया एक तरह से, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और सामान्यतः ये मनुष्य और जंतु जो होते हैं इनकी आंतों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक सामान्य बैक्टीरिया होता है। जब तक हानि नहीं पहुंचाता, जब तक ये एक्सेसिव लेवल पर नहीं हो जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकार में अगर आप देखेंगे तो जो सामान्य ई कोली है, इससे पानी जैसा दस्त होता है। ठीक है, जैसे वो आप लोगों ने सुना होगा कि कितना पतला हो रहा है तो कुल्ला वाला, है ना। तो ये सारी चीज होती है। तो उसके बाद क्या है? बुखार आता है, उल्टी आती है। आंत में जो आपके लेयर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान इससे पहुंचता है ना। और होता कैसे है? तो होता है अगर आप दूसरी सब्जी खाते हैं, अधपका बर्गर खाते हैं, या फिर अधपका मीट खाते हैं, तो ये जो बीफ जो होता है, यानी कि गौमांस जो है, अधपका गौमांस जो है इन बर्गर में डाला गया था। और इस वजह से यहाँ पर अधपका मीट खाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु होती है। और ये बात है अमेरिका की, है ना। तो यहाँ पर आपको ई कोली बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और भाई साहब एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हो ना, एक बार सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, क्योंकि
काफी मेहनत लगती है और व्यू आते हैं मेरे 40 ठो, है ना। तो इसलिए एक बार सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। तो भारत और चीन की सेनाएं कब से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू करेंगी? तो आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा और मैंने भी आपको बताया था कि एक अलग से सेशन भी था उसका। हुआ यूं भाई कि जब भी ब्रिक्स समिट होने वाला था तो मोदी जी कहाँ गए थे? मोदी जी पहुंचे थे रसिया, है ना। कहाँ पर? रसिया गए थे, रूस गए थे। और रूस पहुंचने के पहले ही एक दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया जाता है चाइना के द्वारा कि वो क्या करेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट को समाप्त करना चाहेंगे और लद्दाख से डिसंगेजमेंट करेंगे आर्मी की, है ना। तो जो लद्दाख की सीमा है वहां से डिसंगेजमेंट की बात यहाँ पर की गई थी। अब होता क्या है आगे? होता यह है दोस्त कि मोदी जी, है ना, मोदी और जिनपिंग, है ना, मोदी और जिनपिंग जो है ये क्या करते हैं, बायलिटरल मीटिंग करते हैं, द्विपक्षीय वार्ता करते हैं। कहां पर? रूस में। और लगभग जब गलवान घाटी वाला कांड हुआ था 2019 में, तो 2019 के बाद से इन दोनों नेताओं की ये पहली बायलिटरल मीटिंग थी, पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। और यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, सीमा समझौता करते हैं या फिर जो सीमा विवाद है उसका हल निकालते हैं। और डिसाइड ये किया जाता है कि 25 अक्टूबर से सेनाएं क्या करेंगी, डिस एंगेजमेंट अपना स्टार्ट करेंगी। तो 25 अक्टूबर से क्या किया गया है, सेनाएं जो है वो बॉर्डर से पीछे हट रही हैं। अब यहाँ पर चाइना जो है ये एलएसी को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको सीमा मानकर क्या करेगा, जो पेट्रोलिंग है वो की जाएगी। और पेट्रोलिंग भी क्या होगी, अल्टरनेट होगी, यानी कि एक दिन आप करेंगे एक दिन हम करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। तो 25 अक्टूबर से जो पूर्वी लद्दाख सीमा है यहां से ये क्या करेंगे, पीछे हटना शुरू करेंगे। एक चोटी और एक उसका नाम सुना होगा आपने, देपसांग। देपसांग जो है ये विवादित स्थल था। तो देपसांग से क्या करेंगे, ये पीछे हटेंगे। और एक है डेमचोक। क्या है? डेमचोक। तो ये दो मेन पॉइंट हैं जहां से सेनाएं पीछे हटना शुरू कर चुकी हैं। और ये 28-29 अक्टूबर तक दोनों देश जो हैं ये यहाँ से अपनी सेना पूरी तरह से हटा लेंगे। उसके बाद अगर आप पेट्रोलिंग पॉइंट की बात करें तो पॉइंट 10, पॉइंट 11, 11A, 12 और 13, अब यहाँ तक जाके भारतीय सैनिक क्या कर सकते हैं, गश्त कर सकते हैं, है ना। अगर इसको आप थोड़ा सा डीप में जाके समझें तो डीप में देखिए क्या होगा कि पेट्रोलिंग का एग्रीमेंट जो है वो क्या है। तो ये जो लाल वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये लाल वाला एरिया किसका है भाई, ये लाल वाला एरिया किसका हो जाता है, अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन का मतलब है कि चीन ने भारत के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है वो क्षेत्र, है ना। और अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर में, तो ये है दौलत बेग ओल्डी। क्या है? दौलत बेग ओल्डी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट, है ना। ये पॉइंट अगर आप देखेंगे, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं यहाँ पर कोई आपको दिखाने के लिए, है ना। तो इसको अगर आप देखेंगे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ये भी नहीं दिख रहा है, रुकिए एक मिनट, हरा हरा कर देते हैं, है ना। तो ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, देपसोंग है। और ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये डेमचौक है। और यही दो पॉइंट हैं जो बहुत ही ज्यादा विवादित है, जहां पर भारतीय सेना अपने क्षेत्रों में गश्त नहीं कर पा रही है ना। तो इसलिए अब इसको समझौते को यहाँ पर लाया गया है। अब भारतीय सेना ये जो आप देप सॉन्ग देख रहे हैं पॉइंट यहाँ पर, और ये डेमचोक और जो देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर गश्त कर सकेगी। अगर आप देखेंगे देप सॉन्ग में तो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 हैं। अगर आप देखेंगे डेमचोक में तो 14, 15 और 17 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से, सुगमता से भारतीय सेना क्या करेगी, गश्त कर सकेगी, है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे पूछा गया है आपसे कि हिंडाल्को जो है ये किस एक संगठन का नया सदस्य बना है। तो ये दोस्त ऑप्शन आपके पास है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम एसोसिएशन, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इंटरनेशनल माइनिंग एंड मेटल काउंसिल, है ना। तो यहाँ पर एक बार सभी लोग शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। तो पूछा गया है भाई, तो देखिए हिंडाल्को जो है आप सबको पता है कि ये जो बिरला है, बिरला जो सन्स हैं, बिरला ब्रदर्स हैं, ये इनकी एक कंपनी है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को क्या है, एक कॉपर की कंपनी है। तो ये शामिल कहां पर हुई है, कॉपर एसोसिएशन में, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में इसको
शामिल किया गया है ना, क्लियर। और अगर आप बात देखिए यहाँ पर यही इतना इंपॉर्टेंट था कि किसमें शामिल हुआ है, तो ये शामिल हुआ है किसमें, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, इसका ये नया सदस्य बन गया है। अगर आप देखें तो इसके सीईओ कौन है, तो हिंडाल्को के सीईओ हैं रोहित पाठक। कौन है, रोहित पाठक है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1958 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे क्या है, नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जल्दी से एक बार जवाब दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो नीना मल्होत्रा जो है इनको दोस्त कहाँ का नियुक्त किया गया, तो इनको नियुक्त किया गया है स्वीडन का। कहाँ का, स्वीडन का। स्वीडन में इनको, स्वीडन का, स्वीडन मतलब भारत का स्वीडन में राजदूत नियुक्त बनाया गया इनको। नाम क्या है इनका, नीना मल्होत्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और इनको क्या बनाया गया, स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर। और इसको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्वीडन ना, तो ठीक है, तो स्वीडन ना से आपको नीना मल्होत्रा भी याद हो जाएगा। इसके पहले अगर आप बात करें तो ये इटली सेंट मेरिनो में भारत की एम्बेसडर रह चुकी हैं। बात करें अगर किसकी, स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। और यहाँ पर पर्यावरण को लेकर एक स्टॉकहोम समझौता भी किया गया है, स्टॉकहोम सम्मेलन भी किया गया है, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, स्वीडिश यहाँ की भाषा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मारिया सारापोवा को किस सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग एक बार फिर से आंसर देंगे बढ़िया से। तो दोस्त देखिए, मारिया सारापोवा को बनाया गया या फिर उनको चुना गया है ग्रैंड स्लैम हॉल ऑफ फेम के लिए, है ना। किसके लिए, नहीं, इनको चुना गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। किसके लिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, किसके लिए, तो इन खूबसूरत बाला को अगर आप देख रहे हो और पहचान रहे हो, तो ये कौन है, बहुत ही मशहूर टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम है क्या, मारिया सारापोवा। ठीक है, तो इनको दोस्त चुना गया किसके लिए, इसको चुना गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। किसके लिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। इनके साथ साथ दो लोग को और चुना गया है, जिनका नाम है माइक और बॉब ब्रायसन, है ना। क्या नाम है इनका, माइक और बॉब ब्रायसन इनका नाम है। तो इन तीन लोगों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है कि बहुत बड़ी, जो इतने दिन का योगदान था इनका इस खेल में, उसके लिए हम इसको सम्मानित कर रहे हैं, इस चीज के लिए, है ना। तो ये चीज होती है। अगर आप बात करें तो ये 5 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। 2004 में विंबलडन, 2006 में यूएस ओपन, 2008 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, और 2012 में इन्होंने क्या जीता था, 2012 और 14 में फ्रेंच ओपन, है ना। तो 5 विंबलडन ये जीत चुकी हैं, अपना ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं। अगर बात करें ओलंपिक्स की, तो 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, तो 2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता था, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता था। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। उसके बाद इन्होंने 26 जनवरी 2020 को टेनिस से क्या किया था, संन्यास लेने की घोषणा की थी। और 2001 में इन्होंने डेब्यू किया था किसमें, टेनिस में। ये कहाँ की है मारिया सारापोवा, तो ये रूस की खिलाड़ी है ना। कहाँ की है, रूस की है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पंचायती राज मंत्रालय के किस विभाग के सहयोग से एक नई पहल जो है वो शुरू की जा रही है, और वो नई पहल ये है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होंगी उनकी जानकारी जो पंचायती संस्थाएं हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय ने समझौता किया है किसके साथ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ। और भारतीय मौसम विमान सॉरी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पंचायती राज मंत्रालय अब क्या करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव शुरू करेंगे, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी की जाएगी। ये किसके लिए है, तो ये है किसानों के लिए। क्योंकि देखिए, जो ग्रामीण किसान होते हैं उनको सिंपल सा ये नहीं पता होता है कि बारिश कब हो जाएगी, ठीक है, कितने दिन से कितने दिन तक खिली धूप रहेगी। और अगर ये चीजें उनको पता चल जाएं तो वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो अपनी फसल को काफी अच्छा उगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए
वेदर फोरकास्टिंग के लिए अब ये किया जाएगा कहां पर, पंचायतों में। तो यहाँ पर क्या होगा, दैनिक मौसम पूर्वानुमान यहाँ पर प्रदान किया जाएगा और इसके लिए एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो भी शुरू किया गया है और एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, मेरी पंचायत, ये भी शुरू किया गया है। तो इसके माध्यम से क्या करेंगे, जो भी लोग हैं वो अपने मतलब जो उनकी ग्राम सभा है उसका आराम से क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट अपना देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्त पूछा गया है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने कितने संस्थानों के साथ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो इसने 7 संस्थान हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एमओयू पे क्या किया है, साइन किया है। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इन 6 संस्थानों के नाम, सिर्फ इसको इतना आपको याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनजीओ प्रथम। एनजीओ प्रथम जो है ये मुंबई का एक एनजीओ है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो है जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, समर्पित एक काम करता है। उसके बाद नीलिट है, नीलिट हरिद्वार ने इसमें किया है। ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की है, इसने भी किया है। उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल देहरादून है। उसके बाद नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है और टॉर्चिड प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद है। तो ये 6 संस्थान जो हैं ये इसमें दोस्त शामिल हुए हैं। चलिए इसके बाद आएंगे तो एक बहुत ही शानदार खबर आई थी क्रिकेट से लेकर कि जिम्बाब्वे ने 344 रन ठोक दिए थे किसके खिलाफ, गांबिया के खिलाफ, है ना। कितने, 344 रन, जो कि T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। तो जिम्बाब्वे ने T20 क्रिकेट के इतिहास का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वो कितने हैं, 344 रन बना के विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। अब ये सबसे ऊपर नंबर पर हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछला रिकॉर्ड जो था वो नेपाल का था, उसने 314 रन बनाए थे, है ना। चलिए इसके बाद अगर आप देखें तो T20 में सबसे बड़ी जीत तो जिम्बाब्वे ने गांबिया से जीता 290 रन से, फिर नेपाल जिसमें इसने 314 रन बनाए थे, मंगोलिया से जीता 273 रन से। इसका कोई मतलब नहीं है तो छोड़ो, जाने दो, इसको पढ़ने का मतलब नहीं है। यहाँ पर अब आप देखिएगा कि इसमें सिकंदर रजा जो कौन है सिकंदर रजा जो है ये जिम्बाब्वे के क्या है, कैप्टन है और इन्होंने 33 गेंदों में क्या मार दिया, सेंचुरी मार दिया, है ना। यहाँ पर 33 गेंदों में सेंचुरी मारा और 43 गेंदों में कुछ 100-150 रन इन्होंने यहाँ पर स्कोर किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक जो वंदे भारत ट्रेन है उसने अपने स्लीपर कोच का क्या किया, एक वर्जन पेश किया जो उसका ट्रायल वर्जन होने वाला है। तो पूछा गया है कि ये कोच कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है भाई साहब चेन्नई में जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये बना रही है। और अगर आप बात करें इसकी तो ये एक ऐसी कोच फैक्ट्री है जो एक साल में लगभग 40,000 डिब्बे बनाकर देती है। कितने, लगभग 40,000 डिब्बे बनाकर देती है। और ये वर्ल्ड की, ठीक है, किसकी, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है। किसकी, विश्व की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री ये होती है। इससे बड़ी कोच फैक्ट्री कोई भी नहीं है वर्ल्ड में, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये जैसे वंदे भारत क्या है, वंदे भारत में अभी तक क्या है, सिटिंग है, मतलब आप बैठकर यात्रा कर सकते हैं। जैसे आप बाकी ट्रेनों में लेट कर या फिर ऐसे सीटें ओपन होती हैं उस पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया गया है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए कोच का निर्माण किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक फर्स्ट एसी होगी, 4 सेकंड एसी होगी और 11 थर्ड एसी डिब्बे यहाँ पर लगेंगे एक ट्रेन में। अब इसकी जो स्पीड होगी वह 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। लेकिन भारत है, यहाँ पर ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट होती हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए तो ये आपको यहाँ पर बस ये बताना था कि जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उसका निर्माण, जो उसके कोचेस का निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। बस इतना जान लो। आगे आएंगे तो आगे क्या है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये 51वें चीफ जस्टिस के रूप में यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। तो वो शपथ कब लेंगे, तो दोस्त आप लोगों को मैंने बताया था
इसके पहले भी ये न्यूज आई थी। तो 11 नवंबर को जस्टिस खन्ना जो हैं ये भारत के 51st यानी कि 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि बहुत ही छोटा कार्यकाल ये यहाँ पर निर्वहन करेंगे, उसका मात्र 6 महीने का इनका कार्यकाल होगा। वर्तमान में जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं ये क्या है, रिटायर होने वाले हैं 11 नवंबर को। तो उसके बाद अब ये यहाँ पर शपथ लेंगे और ये अब 13 मई 2025 तक क्या रहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहेंगे। तो चलिए यहां तक ये जानकारी समाप्त होती है। हाँ, यहाँ पर ये जान लीजिए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 124 का खंड 2 होता है, ये क्या करता है, ये प्रावधान करता है किसका, ये प्रावधान करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति का। तो इनको नियुक्त कौन करता है, इनको नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और शपथ भी किसके द्वारा दिलाई दी जाती है, शपथ भी दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के ही द्वारा, या फिर इनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति अगर ये नहीं है तो, है ना। तो ये चीज आपको दोस्त समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर यानी कि नए वीसी कौन बने हैं, नया वीसी किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्त प्रोफेसर मजहर आसिफ को। किसको बनाया गया है, मजहर आसिफ को बनाया गया है। तो ये है हमारे सामने प्रोफेसर मजहर आसिफ। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं, तो ये अभी जेएनयू में प्रोफेसर थे। अब इनको यहाँ से जो जामिया मिलिया इस्लामिया है वहां का वाइस चांसलर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अब ये क्या होंगे, वहां के कुलपति होंगे या कि वाइस चांसलर होंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, नाम आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे अपने स्टैटिक जीके पर, और यहाँ पर दोस्त हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज स्टैटिक जीके कवर करेंगे। और आज के स्टेट वाइज स्टैटिक जीके में हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्सव और प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना स्टैटिक जीके पार्ट 1, और इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पहले नृत्य देखेंगे। तो एक होता है पंथी नृत्य। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट करते चलना, ये सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है और इसमें जो डांसर्स होते हैं वो पुरुष होते हैं। उसके बाद एक होता है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, इसको तोता नृत्य भी कहा जाता है। और ये कब होता है, तो दीपावली पर किया जाता है लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आएगा सैला नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला डांस है। सैला नृत्य जो है ये गोंड जनजाति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा। और ये जब फसल की कटाई की जाती है तब ये डांस किया जाता है। इसमें जो मेल और फीमेल हैं ये दोनों इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इसमें महिलाएं क्या है, स्टिक्स यानी कि डंडी के साथ क्या करेंगी, नृत्य करती हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य क्या है दोस्त, कर्मा नृत्य मध्य और पूर्वी भारत में किया जाता है। ये हमेशा एक कर्मा उत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। तो उस कर्मा उत्सव में जो डांस किया जाता है उसी को क्या बोल देते हैं, कर्मा नृत्य बोल देते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में, राउत। राउत डांस जो है ये देव उठनी एकादशी जो होती है उस टाइम पर किया जाता है ना। और इसमें केवल मेल डांसर होते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा। केवल पुरुष जो डांसर्स होते हैं उसको उसके उनके द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, जब दीपावली के 11 दिन बाद, सॉरी 21 दिन बाद एकादशी आती है। तो एकादशी के दिन इसको किया जाता है 11वें दिन, दीपावली के 11 दिन के बाद एकादशी के त्योहार के दिन ये किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, देव उठनी एकादशी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं इसको। और एक सैला नृत्य, ठीक है, दो नृत्य को आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। उसके बाद है छेड़, ठीक है। अब उत्सव की बात करें तो छेड़ उत्सव है। तो छेड़ उत्सव को अन्नदान का महापर्व कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है, अन्नदान का महापर्व बोला जाता है। हिंदी कैलेंडर के पोष महीने में ये पूर्णिमा के दिन हर साल मनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद आएगा दोस्त मड़ई उत्सव। मड़ई उत्सव किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा मड़ई उत्सव मनाया जाता है ना।
और अगर आप देखें तो ये दिसंबर से मार्च तक सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पर ये हरेली हो जाएगा दोस्त, क्या है, हरेली, है ना। हरेली उत्सव की बात करें तो हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा कब मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त में, यानी कि सावन का जो महीना होता है इसमें क्या होता है, जो एक तरह से जैसे इनके बैल हो गए, इनका हल हो गया, इनका फावड़ा हो गया, कुदाल हो गई, खुरपी हो गई, तो जो भी उपकरण है जिनका उपयोग ये खेती में करते हैं उनकी ये क्या करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर गेड़ी, यानी कि यह क्या है, एक स्थानीय खेल है। आप लोगों ने देखा होगा पैरों में बांस बांध के लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे, तो ये क्या है, गेड़ी होता है। तो ये गेड़ी का यहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है, यानी कि इसको हम यहाँ पर खेलते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या है, बस्तर दशहरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा कब मनाया जाता है, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कब, जब देवी मावली के सम्मान में, है ना। कब मनाया जाता है, देवी मावली के सम्मान में बस्तर जो एरिया है वहां पर मनाया जाता है। और इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बस्तर दशहरा, है ना। क्या बोलते हैं, बस्तर दशहरा बोलते हैं। माना जाता है कि देवी मावली को देवी दंतेश्वरी और उनकी सभी बहनों की बड़ी बहन के रूप में, है ना, तो इनको ये माना जाता है और इसी में इनकी जो है वो पूजा की जाती है। ठीक दोस्त, उसके बाद आ जाएगा गोचा महोत्सव। ये भी एक आदिवासी त्योहार है, इसको रथ महोत्सव के रूप में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है, तो इसको भी आप याद कीजिएगा। फिर आएगा कजरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है ना, कहाँ पर, यूपी में भी मनाया जाता है। तो कजरी महोत्सव जो है, कजरी महोत्सव यहाँ पर आप नोट करेंगे, या ये किसके लिए होता है, इसमें जो मदर्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करती हैं, इस पूजा को करती हैं। और इसमें मोटा मोटा क्या है कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक उत्सव है। तो कजरी महोत्सव जो है ये किया जाता है, ये शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से प्रारंभ होता है। तो ये भी आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कजरी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।